सो हेलो दोस्तों, आज हमारा मोशन इन अ प्लेन में नेक्स्ट टॉपिक आ गया है जो कि है सर्कुलर मोशन। और ये बच्चों काफ़ी आसान है, आप लोग को समझ में जरूर आएगा। जैसे कि पीछे हम बता रहे थे कि 2D में हम एक्स डायरेक्शन वाई डायरेक्शन में कैसे हम इक्वेशन ऑफ मोशंस को यूज करते थे और उससे सवाल करते थे। तो ये भी 2D का ही पार्ट है। सर्कुलर मोशन जो है 2D का ही पार्ट है, बट इसमें पार्टिकल सर्कल में घूमता है। ओके, तो इसमें काफ़ी चीज़ें रिलेटेबल होंगी बच्चों, पीछे से ही इसका यूज करते हैं और समझ में भी आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे मैं बताता हूँ। ठीक है, तो सर्कुलर मोशन ज़्यादा कुछ खास बात नहीं है, क्योंकि आपने पीछे इसके बारे में देखा ही होगा। देखिए, सर्कुलर मोशन, इसको बताने से पहले मैं बता दूं कि ये बच्चों 2D मोशन है, जैसे कि पीछे हम लोग मोशन इन अ प्लेन पढ़ रहे थे। ठीक है, और सर्कुलर मोशन जो है ना बच्चों, ये ऐसे डिफाइन किया जाता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट कोई फिक्स्ड सर्कुलर पाथ पे, अगर मैंने उसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी दे दिया है तो उसके वजह से वो घूम रहा है। जैसे समझिए, आप ऐसे समझिए बच्चों, आपको समझ में आएगा। ये मान लेते मैंने फिक्स्ड कोई ऑर्बिट कर दिया, ठीक है, और ये कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों, ये ऑब्जेक्ट है और ये इसका ऐसा चक्कर लगा रहा है, कभी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, कभी यहाँ पे आ जाएगा और कभी फिर यहाँ पे आ जाएगा, कभी फिर यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये गोल गोल घूम रहा है ना बच्चों, ये ऑब्जेक्ट ऐसे गोल 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 सर्कुलर पाथ में घूम रहा है बच्चों। और ये कैसे घूम रहा है, हम धागा से बांध दिए, मान लेते हैं कि प्लेन पे ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हैं। समझिए ना, धागा से अगर आप कुछ बांध दें और ऐसे ऐसे करके प्लेन पे घुमाएं तो वो बच्चों ऑब्जेक्ट घूमने लगता है। तो वैसे ही हम इसको घुमा रहे हैं, तो ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये इसका सेंटर है बच्चों। तो ठीक है, जब हम अगर ऑब्जेक्ट को ऐसे करके घुमा रहे हैं तो इसमें हम कुछ इनिशियल वेलोसिटी तो दिए ही होंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी मान लेते यू दे दिया है ना बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी यू दे दिया। और इसके कारण इनिशियल वेलोसिटी यू देने के कारण ये ऑब्जेक्ट में मोशन हो गया, ये ऑब्जेक्ट ऐसे करके अपने ऑर्बिट में घूमने लगा, है ना बच्चों। और जो इसके तरफ जो ये एक्सेलरेशन लगता है, एक एक्सेलरेशन इधर लगता है सेंटर की तरफ, उसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, उसको हम आगे बताएंगे। बट अभी आप समझिए, क्योंकि सर्कुलर मोशन समझने के लिए ये चीज़ समझना होगा कि एक एक्सेलरेशन अंदर की तरफ लगता है और यू वेलोसिटी ऊपर की तरफ होता है और इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो ये सर्कुलर मोशन हो जाता है। डेफिनेशन बच्चों ऐसे ही आपको देना होगा कि व्हेन अ पार्टिकल गिवन अ स्मॉल इनिशियल वेलोसिटी देन द एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू यू एंड दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तो वो सर्कुलर मोशन करेगा, वो ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन करेगा अगर एक्सेलरेशन और यू के बीच का एंगल 90 डिग्री है। आ रहा समझ में? अगर कोई ऑब्जेक्ट में यू दे दिया गया है और सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन लग रहा है तो ये हमेशा सर्कुलर मोशन ही करेगा बच्चों, ये बात याद रखिएगा। ये सर्कुलर मोशन पाथ में ही नाचेगा। आई थिंक क्लियर होगा। तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, है ना, ये डेफिनेशन लिख सकते हैं। व्हेन पार्टिकल्स गिवन initial velocity then acceleration acting on particle towards center is perpendicular to velocity, then objects moves in circular path। ऑब्जेक्ट मूव्स इन सर्कुलर पाथ बच्चों, तो उसी को बोल देते हैं सर्कुलर मोशन हो गया, है ना, सर्कुलर मोशन बोल देते हैं। आ रहा है समझ में बच्चों? ये हम यू से फेंके ना, और यू इसका चेंज नहीं होता है, ऐसे करके जाता रहेगा। ठीक है बच्चों, उससे ये घूमता रहेगा। यू इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब 4 मीटर पर सेकंड से 5 मीटर पर सेकंड से हमने फेंका तो वो वैसा ही रहेगा, 4 मीटर पर सेकंड 5 मीटर पर सेकंड। इसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है, देख रहे, डायरेक्शन चेंज हो रहा है इसका, डायरेक्शन कभी ऐसे कभी ऐसे कभी, तो सर्कुलर मोशन हो जाता है। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो बेसिकली सर्कुलर मोशन में 2 तरह का सर्कुलर मोशन हम लोग देखने वाले हैं बिल्कुल आसानी तरीका से। एक हो जाएगा यूनिफॉर्म और एक हो जाएगा बच्चों नॉन यूनिफॉर्म, जो कि वही घिसा पीटा पीछे का ही टॉपिक है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म तो आपको समझ में आता ही होगा। यूनिफॉर्म में क्या होता है, हम कांस्टेंट स्पीड से उसको घुमाते हैं बच्चों, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज नहीं होता है, और ये चेंज होता है। मैंने पीछे बताया था ना इसके बारे में। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीज़ें चेंज होती है, लेकिन यूनिफॉर्म मोशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीज़ें चेंज नहीं होती है। ठीक है,
इसके आगे हम और चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली हम यही बताने वाले हैं कि यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, मूव्स विथ कांस्टेंट स्पीड एंड नॉट चेंजेज विथ टाइम के साथ बदलेगा ही नहीं, टाइम के साथ इसका स्पीड नहीं बदलता है बच्चों, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। तो इसी में हम देखने वाले चीज़ें, इसको तो हम आगे देखेंगे, इसको बच्चों हम आगे देखेंगे, अभी नहीं देखेंगे। तो अभी हमें बेसिकली पढ़ना क्या चीज़ें है, पता है आपको क्या क्या पढ़ना है? डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, और की जगह, और इसके जगह पे और आप एंगुलर पढ़ सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। फिर उसके आगे पढ़ेंगे हम एंगुलर वेलोसिटी, है ना बच्चों, ये सब चीज़ आसान है। फिर पढ़ लेंगे चेंज इन वेलोसिटी, बिल्कुल एकदम आसानी से आपको बताऊंगा, ठीक है। इसके आगे चेंज इन वेलोसिटी के आगे हम क्या देख सकते हैं, हम ये भी देख सकते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है जब मोशन होता है, तो है ना बच्चों, टाइम पीरियड। फिर फ्रीक्वेंसी क्या आ जाता है, ये सब चीज़ें बच्चों आगे यूज होंगी, इसलिए हमें बताना पड़ेगा। और फिर हम एंगुलर एक्सेलरेशन भी देख सकते हैं, ठीक है ना बच्चों। तो ये सब चीज़ें आसान है यार, आप लोगों को समझ में बिल्कुल आएगा, ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा। सर्कुलर मोशन और भी इजी होता है, जैसे कि अब देखें तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से करते हैं, और एंगुलर एक्सेलरेशन को अल्फा से करते हैं, है ना। ये सब चीज़ें को डिनोट कर दिया जाता है, आगे बता रहा हूँ, ठीक है। इतना समझ में आना चाहिए बच्चों कि हम सर्कुलर मोशन को क्या बोलते हैं। जब पार्टिकल क्या होता है कि इनिशियल वेलोसिटी पार्टिकल को कुछ दिया जाता है और एक्सेलरेशन उसके परपेंडिकुलर होता है, तो वो सर्कुलर मोशन करता है। सिंपल, आपको याद नहीं होगा। यूनिफॉर्म क्या होता है, जब वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है और वो समय के साथ बदलता नहीं है। यू से घूम रहा है तो सब जगह यू से ही घूमेगा बच्चों, है ना। नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, अलग अलग स्पीड से घूमेगा, यहाँ पे 4 मीटर, यहाँ पे 5 मीटर, यहाँ पे 0 मीटर, कुछ भी हो सकता है, जो कि समय के साथ बदलता रहेगा, ठीक है। चलिए आगे रखते हैं। ओके बच्चों, तो वेरिएबल्स इन सर्कुलर मोशन, जो कि मैं पीछे बता रहा था कि एक डिस्टेंस होता है, एक डिस्प्लेसमेंट होता है, तो कैसे इसको बताते हैं बिल्कुल आसानी से मैं आपको बताने वाला हूँ। चलिए आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। पीछे इसके बारे में मैंने बताया है, मैथमेटिकल टूल में मैंने इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें बताई थी आपको। जैसे अगर हम यहाँ पे हैं बच्चों, और अगर हम यहाँ पे जा रहे हैं, ठीक है, तो ए पॉइंट से अगर बी पॉइंट तक हम जा रहे हैं बच्चों, ठीक है, तो हम अगर इस सर्कुलर पाथ पे चल रहे हैं, हम यहाँ पे ऐसे करके ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, तो बताना है ए से बी जाएंगे तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, ए से बी जाएंगे तो डिस्टेंस कितना होगा। ए से बी जाएंगे तो इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये वाली है ना, इसको हम आर मान लेते हैं, इसी को आर मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। आर क्यों मान रहे हैं, आर मानेंगे तो रेडियस ही तो हो जाएगा, रेडियस नहीं मानना है, आर नहीं मानना है, इसको मान लेते हैं कि एस है, ठीक है ना बच्चों। इसको मैंने एस मान लिया, मान सकते हैं, ठीक है। तो एस कितना हो जाएगा बच्चों, इन दोनों के बीच का एंगल आपको थीटा दे दिया है, और ये आर है, ये तो रेडियस आर ही होता है, ठीक है। तो अगर आप आगे देखें यहाँ पे, तो आपको मैं पीछे बताया था कि जो ए बी होता है, जो ए बी होता है, वो डिस्टेंस क्या होता है, आर थीटा होता है, मतलब आर और थीटा को मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है। बेसिकली थीटा क्रॉस आर भी लिख सकते हैं, है ना। आर थीटा होता है, ये कैसे होता है बच्चों, ये आपको समझना होगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू जो होता है ना रेडियन में होता है, और वो होता है ए बी डिस्टेंस अपॉन आर, या फिर एस अपॉन आर। आ रहा समझ में, ये थीटा डिफाइंड ही होता है बच्चों, यहाँ पे डिफाइन किया जाता है थीटा को, ये रेडियन में नापा जाता है। पहले तो ये ध्यान रखना है, थीटा मस्ट बी इन रेडियन। रेडियन कैसे बताते हैं, देखिए 180 डिग्री जो होता है ना, उसमें पाई रेडियन बोला जाता है ना, ये समझ में आना चाहिए। 180 डिग्री को हम पाई रेडियन बोलते हैं, तो 90 डिग्री को क्या बोलेंगे, पाई बाई 2 रेडियन। 360 डिग्री को क्या बोलेंगे बच्चों, 2 पाई रेडियन। ऐसे करके रेडियन को हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। उसी तरीका से रेडियन में थीटा को हम यहाँ पे मेजर करेंगे, और वो होता है एस, जो कि ये दूरी तय हुआ है, अपॉन आर, ये रेडियस होता है, ठीक है। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, 1 रेडियन इक्वल टू एस अपॉन आर। आ रहा समझ बच्चों, इसको डिफाइन करने के लिए आप समझ सकते हैं, जब 1 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ हो, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है,
ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना बच्चों, ये थीटा। जब हम लोग 1 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो उस टाइम पे हमारे पास ये डिस्टेंस और ये आर बराबर हो जाता है, ये डिस्टेंस और ये आर बराबर हो जाता है, तभी तो हम ये लिख पा रहे हैं, तभी तो हम ये लिख पा रहे हैं, है ना बच्चों। आई थिंक क्लियर होगा। तो यहाँ पे एस इक्वल टू आर हो जाता है, यहाँ पे एस इक्वल टू आर हो जाता है। अरे समझ में, अगर समझ में नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको याद होगा पीछे से, या फिर याद कर लीजिए बच्चों। एस क्या होता है, आर थीटा होता है, जो एवरी डिस्टेंस होता है वो आर इंटू थीटा होता है। बस इतना ही काम आएगा आपको। कोई आपको से ये नहीं पूछेगा कि ये कैसे है, कैसे आया तो बता सकते हैं। जब अगर 1 रेडियन का एंगल हम लोग चलते हैं, 1 रेडियन का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, तो उस टाइम पे जो ए बी डिस्टेंस होता है आर डिस्टेंस बराबर हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम डिफाइन कर देते हैं उसको, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। इसके आगे फिर ये डिफाइन हो जाता है। देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों, डिस्प्लेसमेंट समझने के लिए बिल्कुल आसानी से समझा जा सकता है। जैसे इसी को कॉपी करते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो थीटा होता है, लेकिन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रहा है। मतलब ए बी के बीच में जो ये होगा, देखिए ये डिस्टेंस ए बी के बीच की बात हो रहा है, ये डिस्टेंस की बात हो रहा है। ये जो ऐसे हुआ है ना बच्चों, ये डिस्टेंस की बात हो रही है ना, ये एंगल यहाँ पे थीटा है। तो पीछे अगर आपने ध्यान दिया होगा कि मैं क्या बताया था, मैं बताया था बच्चों मैथमेटिकल टूल्स में ही बताया था कि आपको कि जो ये डिस्टेंस हो जाता है ना, ये डिस्टेंस ए से बी तक जो कि डिस्प्लेसमेंट वाला है, ए से बी तक डिस्प्लेसमेंट वाला है, ये ए बी क्या होता है 2r साइन थीटा बाई 2। क्योंकि बच्चों ये मान लेते ये आर वेक्टर है, ये भी आर वेक्टर है ना, ये दोनों आर वेक्टर है। तो ये ए बी को मैं ऐसे मान लेता हूँ, ए बी को मैं मान लेता हूँ ये, ठीक है। ए बी जो है, ए बी इस डायरेक्शन में मान लेता हूँ, ए बी को मैंने ऐसे करके मान लिया, ठीक है, मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ए बी क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर क्या हो जाएगा आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर। कैसे आया, आना चाहिए समझ में आपको बच्चों। देखिए ऐसे जा रहे हैं, फिर ऐसे जा रहे हैं, और ये ऐसे हो गया। तो आर वेक्टर इक्वल टू आर वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल टू ए बी वेक्टर प्लस आर वेक्टर। तो यहाँ से ए बी वेक्टर आसानी से लिख सकते हैं आर वेक्टर माइनस आर वेक्टर, ठीक है, ऐसा करके आप लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं करना है, ये दोनों सेम है लेकिन डायरेक्ट नहीं घटाना है, जीरो नहीं आ जाएगा। वेक्टर है, इसके बीच का कुछ एंगल भी होगा, तो एंगल तो इस दोनों के बीच का एंगल थीटा है। तो इसके कारण हम इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे लिखते हैं बच्चों, कैसे लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब आर आर कॉस ऑफ थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल। तो इसके आगे कैसे करते थे, 2r² दोनों में आ जाता है बाहर, तो हो जाएगा 2r² कॉमन, तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो अगर आपने फिर से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा हो तो आपको याद होगा 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, साइन थीटा बाई 2 होता है ना, साइन। देखिए ये चीज़ आई थिंक आपको पढ़ाए होंगे बच्चों, आपको बताए तो होंगे ही कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला याद रखिएगा आप लोग, जो यूज होता है हर जगह। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, ठीक है, आई थिंक आपको याद होगा। तो उसी का यूज करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता चलेगा 2r एक बाहर आ जाएगा, 2r साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मान लेते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा कर देते हैं, तो 2 कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो इसी को फिर हम यहाँ पे पुट करेंगे यहाँ पे, तो आपका आंसर इस टाइप का आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों आपको, है ना आई थिंक आपको क्लियर होना चाहिए क्या चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है बच्चों। आसानी है यार, कर सकते हैं आप लोग, है ना, आप लोग कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं और आपको चीज़ें बताते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को ही हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम लोग थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और पीछे जैसे बताया था वैसे ही यहाँ पे भी होता है। देखिए ये अगर ऐसे कोई पार्टिकल यहाँ पे चल रहा है बच्चों, यहाँ से यहाँ चला गया, तो इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ ना कि ये थीटा कितना चला यही इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये थीटा कितना चल रहा है यही इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, ओके।
आप समझ सकते हैं बच्चों। तो यहाँ पे थीटा आप लोग ऐसे करके लिख सकते हैं। तो थीटा होता क्या है, कुछ नहीं होता है। थीटा जो ए बी डिस्टेंस मतलब कि एस जो स्वैप हुआ है, ये कितना आर्क चला है, आर्क बोलते हैं ना एस को, तो एस अपॉन आप लोग ये आर डिस्टेंस लिख सकते हैं, है ना, आर लिख सकते हैं। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा एस इक्वल टू थीटा आर हो जाता है, आर थीटा हो जाता है ना। आपको पता होगा बच्चों, पीछे ही तो अभी बताया हमने, है ना, पीछे ही तो हम अभी बताया, तो यही आपको याद रखना है, ठीक है, यही बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा। बस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में हमें इतना ही चीज़ें समझना है। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो थीटा है, थीटा को हम लोग रेडियन में मेजर करते हैं बच्चों, लेकिन रेडियन का कोई भी डायमेंशन नहीं होता है, तो इसको बोलते हैं m0, l0 और t0, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन ही नहीं होता है। हम लोग मीटर, लेंथ, टाइम तो मेजर करते हैं, लेकिन जो थीटा है उसको रेडियन में करते हैं, उसका डायमेंशन नहीं होता है, ठीक है बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा। इसको हम डायमेंशन लेस बोलते हैं, इसको हम डायमेंशन लेस भी बोलते हैं, क्योंकि इसका कोई डायमेंशन नहीं हो पाता है। ओके, आई थिंक क्लियर होगा। देखते हैं आगे। तो उसी के आगे बच्चों एंगुलर वेलोसिटी है। तो एंगुलर वेलोसिटी भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है, ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किससे, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस रेट है, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा, मतलब कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो वही ओमेगा और कुछ नहीं है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मतलब कि डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टाइम, है ना, विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिख सकते हैं। और अगर हमको छोटे चेंज के लिए बात करना, फॉर अ स्मॉल चेंजेज, तो यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू हम लोग डी से रिप्रेजेंट करेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी, है ना, ऐसे कर सकते हैं। तो ओमेगा यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी, जैसे हम नहीं पढ़ते थे वेलोसिटी, सिर्फ पढ़ते थे, तो वेलोसिटी में क्या पढ़ते थे, डी आर अपॉन डी टी पढ़ते थे ना बच्चों, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डी आर अपॉन डी टी। तो उसी तरीके से यहाँ भी हो रहा है, एंगुलर हो रहा है, ये एंगुलर हो जा रहा है, ये एंगुलर हो जा रहा है, बस और कुछ चेंज ही नहीं हो रहा है। तो ये आप समझ सकते हैं, है ना, ऐसे करके हम लोग लिखते हैं। और इसका हम लोग कैसे बता सकते हैं बच्चों, ओमेगा क्या हो रहा है, डी थीटा अपॉन डी टी हो रहा है, तो इसको मेजर करेंगे रेडियन में और इसको मेजर करेंगे सेकंड में। तो यहाँ पे बच्चों इसका यूनिट आप देख सकते हैं, यूनिट क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड, और डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0, l0 और t-1 हो जाएगा, है ना, t-1 हो जाएगा, क्योंकि t नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा -1, और इसका रेडियन का कुछ ही होता ही नहीं है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। देखते हैं आगे, चेंज इन वेलोसिटी। देखिए चेंज इन वेलोसिटी, ये सब चीज़ें आसान है, इसीलिए बच्चों हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। चेंज इन वेलोसिटी समझने के लिए आपको पहले एक में बड़ा सा सर्कल ड्रॉ करता हूँ। देखिए चेंज इन वेलोसिटी कैसे यहाँ पे हम देखेंगे। एक मान लेते हैं कि यहाँ से पार्टिकल चलना स्टार्ट किया और एक पार्टिकल यहाँ पे चला गया, ठीक है, ठीक है, एक पार्टिकल यहाँ से चला और यहाँ पे चला गया। ए पॉइंट से चला और बी पॉइंट पे चला गया। यहाँ पे इसको, इसके पास मैंने कुछ वेलोसिटी दे दिया था ऐसे करके, और यहाँ पे भी इसके पास कुछ वेलोसिटी है ना बच्चों, मैंने यहाँ पे दे दिया था, इसको मान लेते हैं, है ना, भी वेलोसिटी, यहाँ पे भी वेलोसिटी है, ठीक है। और हमें पता है बच्चों इन दोनों के बीच का एंगल जो है ना, ए बी के बीच का एंगल, जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो एंगल थीटा हुआ है। जैसे एंगल स्वैप होता है ना, जब ए से कोई ऑब्जेक्ट बी पे जा रहा है तो एंगल स्वैप कितना हुआ, थीटा का एंगल का स्वैप हुआ, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें पता है ये कि आर है, ठीक है, ये पता है हमें आर है। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा हमें ये बताना है, ठीक है। तो अगर चेंज इन वेलोसिटी बताना है बच्चों, बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं। पहले मान लेते हैं कि ये v1 है और ये v2 है। क्यों मान रहे हैं v1 v2, तो क्योंकि आपको समझ में आया, क्योंकि दोनों सेम लेंगे तो आपको लगेगा कि कौन सा भी ले लिए, है ना, इसीलिए हम लोग अलग अलग पहले ले लेते हैं, बाद में सेम कर देंगे, ठीक है। तो देखिए दो वेलोसिटी हमें ले लेना है, पहले दो वेलोसिटीज ले लेना है, एक ये वेलोसिटी ले लेना है। देखिए इस वेलोसिटी को यहाँ पे हम लोग पेस्ट कर देते हैं, एक ये था और एक हमारे पास वेलोसिटी क्या था, एक ये था, एक वेलोसिटी हमारे पास ये था बच्चों। देखिए दोनों को कॉपी करके और हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहे हैं, दोनों वेलोसिटी यही था ना बच्चों,
आपने देखा होगा ऊपर, बस उसको वहाँ से निकाला और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। देखिए हमने क्या किया, वेक्टर को क्या करते हैं, वेक्टर को कहीं से कोई भी प्लेन में ऐसे करके ले जा सकते हैं, जैसा है वैसा ही रहेगा, लेकिन बस हम लोग उसका पोजीशन बदल सकते हैं, है ना। हमने क्या किया, बस बदल दिया। तो अब हमें देखना है बच्चों, अब हमें देखना है कि अब यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा बच्चों, आप बताइए बताइए कितना होगा। देखिए पहले तो ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों, ये 90 डिग्री है। तो अगर मैं इससे मिला दूं, इसे और बढ़ा के ऊपर, देखिए ये जो v1 वेक्टर है, v1 वेक्टर को और ऊपर एक्सटेंड कर देंगे ना, क्योंकि वेक्टर को तो ऐसे करके खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं ना, वो तो ऊपर तक ले जा सकते हैं। तो इसको भी और एक्सटेंड कर दूं मैंने, ऐसे अगर एक्सटेंड कर दूं यहाँ पे, तो क्या होगा, तो अगर आप देखें तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा बच्चों, है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। तो ये एंगल थीटा है आपके पास ये एंगल थीटा है, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। बस बिल्कुल ऐसे ही ले लेना है 90 माइनस थीटा। अब हमें इसको भी एक्सटेंड करना होगा ताकि हम एंगल पता कर सकें कितना है। देखिए है ना, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ये आर है, ये आर है बच्चों, ये ऐसे करके आर जा रहा है, ऊपर से एक मैंने v2 वेक्टर है, तो इन दोनों के बीच तो एंगल 90 डिग्री है ना, क्योंकि ये दोनों परपेंडिकुलर है। देखिए ये ऐसे जा रहा है और ये ऐसे, तो आपस में तो परपेंडिकुलर है, जैसे ये ऐसे जा रहा है ये ऐसे, रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल तो 90 ही होता है, तो ये 90 है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल कितना है बच्चों, ये 90 है, और ये है 90 माइनस थीटा, ये है। अभी इस ट्रायंगल में देखेंगे ये वाली है ना, ये 90 है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये एंगल कितना होगा, ये थीटा होगा बच्चों। ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, क्योंकि थीटा प्लस 90 180 और माइनस थीटा प्लस थीटा कैंसिल, तो टोटल एंगल 180 हो जाएगा, है ना। ऐसे देखेंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये एंगल थीटा हो जाएगा। तो बस हमें क्या पता चल गया, अब वही चीज़ पता चल गया, ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों के बीच का एंगल थीटा। ये वेक्टर ऊपर खींच दिया, इसको ऐसे खींच दिया, तो ये दोनों के बीच का एंगल थीटा, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम लोग थीटा अब लिख देंगे। अब आगे आपको बहुत ईजी हो गया, v1 v2 वेक्टर आपको पता चल गया। तो अब आप अगर चाहें तो ऐसे करके आप मिला सकते हैं, ऐसे करके आप मिला सकते हैं, और ये वेक्टर को मान लेते हैं v बोल सकते हैं, हाँ, ये वेक्टर को v डैश बोल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो आप लोग v डैश वेक्टर देखिए यहाँ पे, v1 वेक्टर प्लस v डैश वेक्टर इक्वल टू v2 वेक्टर आप लिख सकते हैं। तो v डैश वेक्टर कितना हो जाएगा, v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों। कैसे किया, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इस डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में दोनों को जोड़ दिए, इक्वल टू ये उल्टा डायरेक्शन वाला v2, तो फिर v डैश क्या हो जाएगा, ये v1 को इधर ले जाओ, माइनस कर देंगे, माइनस बिल्कुल करने आना चाहिए, दोनों के बीच का एंगल भी पता है कितना हो जाएगा, रूट ओवर v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 कॉस ऑफ थीटा। आसानी से कर सकते हैं, और इसके आगे और क्या करना होगा, और आसानी हो जाएगा। देखिए हमें पता है v1 v2 सेम था, हमने बोला था ना v1 और v2 सेम है बच्चों, वो v के बराबर मान लीजिए, है ना, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। तो अब क्या आएगा, रूट अंडर v1 स्क्वायर मतलब ये भी ये भी, तो 2v स्क्वायर हो जाएगा माइनस v1 v2 है तो v हो जाएगा 2v स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, 2v स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा हो जाएगा, है ना बच्चों। ऐसे करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा, है ना, ऐसे करके समझेंगे तो आपको समझ में आएगा बच्चों। फिर से वही ट्रिगोनोमेट्री का काम यहाँ पे है, 2v स्क्वायर आ गया ना, एक भी बाहर आ जाएगा, एक भी बाहर आ जाएगा, और इसको अंडर रूट में लिख सकते हैं 2 इंटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब सिंपली आप लोग कर सकते हैं, 2 थीटा का फार्मूला यूज करके बना सकते हैं आप लोग, है ना, 2 थीटा का फार्मूला यूज करके बना सकते हैं आप लोग। जैसे हमने बताया था साइन 2 थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा का फार्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 साइन थीटा कॉस थीटा होता है, ठीक है। और इसी का फार्मूला में कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बोलते हैं। ये सब बच्चों में लिख के बता रहा हूँ ताकि आपको याद आ जाए, है ना, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी बोला जाता था, है ना। आई थिंक क्लियर होगा। अगर किन्हीं से सॉल्व नहीं हुआ तो मैं आपको बता देता हूँ, सिंपली आप कर सकते हैं। ऐसा है ना बच्चों, आपने पढ़ा होगा साइन 2 थीटा फार्मूला, तो ये आ जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग जो लिखते हैं ये कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये भी कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है, ये 2 क्यों लिख रहा हूँ।
कॉस टू थीटा का फॉर्मूला होता है। तो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन होता है। ठीक है, टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन। क्यों? क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किया तो ये आ जाएगा। फिर से करेंगे तो कितना हो जाएगा, वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा। ये आप लोग चेंज कर सकते हैं, है ना। तो बिल्कुल यहाँ पे कॉस टू थीटा का वैल्यू ये आ गया। तो वन को अगर मैं इधर ले जाऊँ, देखिए वन को मैं अगर इधर ले जाऊँ, देखिए इसको मैं इधर लाता हूँ, टू साइन स्क्वायर ऑफ थीटा इक्वल टू वन माइनस कॉस टू थीटा। तो यहीं पे तो यही बन रहा है, वन माइनस कॉस थीटा, मतलब ये थीटा रहेगा तो इधर वाली एंगल थीटा बाई टू हो जाएगा। देखिए ये टू थीटा है तो यहाँ पे थीटा आ रहा है, टू थीटा तो थीटा, यहाँ पे थीटा रहेगा सिर्फ तो यहाँ थीटा बाई टू हो जाएगा, यहाँ थीटा बाई टू रहेगा तो यहाँ पे थीटा बाई फोर हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो यहाँ पे थीटा है तो बाहर वाली जो ये आएगी वो कितनी हो जाएगी, थीटा बाई टू हो जाएगी, है ना बच्चों। आसान है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बता दो फर्दर, भी बाहर था, अंडर रूट में टू इंटू इसका वैल्यू हो जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो टू टू फोर हो जाएगा तो फोर का टू आ जाएगा बाहर, और ये स्क्वायर में है तो ये आ जाएगा। समझ सकते हैं आप लोग कैसे कर सकते हैं, मैं बस ऐसे ही आपको मैं बता रहा था। तो वी डैश का वैल्यू जो आएगा चेंज इन वेलोसिटी वो भी इतना ही आएगा, और जो हमारा डेल्टा आर आ रहा था चेंज इन डिस्प्लेसमेंट वो भी आ रहा था टू आर साइन थीटा बाई टू। आप लोग को मैंने पीछे बताया ना बच्चों, किधर बताया था, किधर बताया था, किधर बताया था, डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बताया था मैंने। सॉरी यहाँ पे मैंने क्या लिखा हूँ, मैंने गलत लिख दिया हूँ बच्चों। देखिए यहाँ पे कॉस टू थीटा होगा ना, कॉस टू थीटा, सॉरी बच्चों आप लोग को बोलना है ना कि गलत हो गया है। कॉस टू थीटा का फॉर्मूला ये यूज करेंगे फिर से ये आ जाएगा हमारे पास, है ना। वैसे ही जैसे हम लोग आगे किए, आसान है यार, किया जा सकता है। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा यार बच्चों, आपको क्लियर होना चाहिए चेंज इन वेलोसिटी कैसे है। इसके आगे फिर टाइम पीरियड देख लेते हैं, बिल्कुल आसानी है टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड को हम लोग टी से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टी से, और कैसे इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन ऐसे करेंगे कि जब कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो तो उसको एक चक्कर लगाने में, एक रिवॉल्यूशन लगाने में कितना टाइम लगेगा, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रोटेशन, कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, रोटेशन नहीं, रिवॉल्यूशन, है ना बच्चों। रिवॉल्यूशन मतलब गोल चक्कर लगाना, है ना, गोल चक्कर लगाना। किसी पार्टिकल को यहाँ से उठ के ऐसे, जब ऐसे इसको चलाया गया, पार्टिकल ऐसे चला होगा बच्चों, चल के फिर यहीं पे आ गया, फिर यहीं पे आ गया, तो ये पूरा चक्कर लगा लिया ना, फिर यहीं पे आ गया, पूरा 360 डिग्री, है ना, पूरा 360 डिग्री ऐसे मार लिया। पूरा चक्कर लगाने में टाइम कितना लगा होगा, वही टाइम पीरियड होता है ना, वही टाइम पीरियड होता है। और टाइम पीरियड को सिंपली टाइम से ही मेजर करेंगे, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं, ऐसे इसको बोला जाता है। ठीक है, चलो आई थिंक क्लियर होगा बच्चों। टाइम पीरियड बस यही है और कुछ नहीं। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, टाइम पीरियड का ही आगे का चीज़ है फ्रीक्वेंसी, जिसको हम एफ से बताएंगे, या फिर कहीं कहीं पे एन से भी लिख सकते हैं, वो आपका इच्छा है ना। तो फ्रीक्वेंसी है ना बच्चों, ये क्या चीज़ है, जब हम गोल चक्कर लगा रहे हैं तो ये बताता है कि एक सेकेंड में हम कितना चक्कर लगा रहे हैं, है ना। नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन इन वन सेकेंड, एक सेकेंड में हम कितना चक्कर लगा रहे हैं, समझ में आ रहा है। एक सेकेंड हुआ हम कितना बार चक्कर लगा रहे हैं, वो बताता है हमें। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। कहीं पे एक सेकेंड हुआ, एक सेकेंड में हम कितना चक्कर लगा लिए, है ना। ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे करके जा रहा है, और एक सेकेंड हुआ, एक सेकेंड में हमने कितना चक्कर लगाया। ठीक है बच्चों, उसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आ रहा है समझ में। तो अगर मैं यहाँ पे और चीज़ आपको समझाना चाहूँ, और चीज़ें अगर आपको मैं समझाना चाहूँ, ये पार्टिकल एक सेकेंड में, जैसे मान लेते हैं कि उसने, पार्टिकल ने जो है इन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है एक सेकेंड में। एक सेकेंड में क्या किया, जैसे है ना बच्चों, वही तो बोल रहे हैं हम लोग कि एक सेकेंड में कितना रिवॉल्यूशन, मतलब एन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया एक सेकेंड में। मान लेते हैं एन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया एक सेकेंड में, एक सेकेंड हुआ, उसने एन कितना भी हो सकता है, 3 4 5 6 कुछ भी, तो एन रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया एक सेकेंड में। तो एक रिवॉल्यूशन कितने में कंप्लीट करेगा, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा 1/n सेकेंड में, यही तो है। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेगा इन 1/n सेकेंड में। ठीक है, तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में कितना, जितना टाइम लगता है वही तो टाइम पीरियड है। देखिए, टाइम टेकन पार्टिकल टू कंप्लीट वन रोटेशन, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसी को हम टाइम पीरियड बोलते हैं।
ठीक है, तो वही तो एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा है यही तो टाइम पीरियड होगा, बता सकते हैं हम लोग। सो और वन रिवॉल्यूशन जब कंप्लीट होता है, वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है, जैसे वन रिवॉल्यूशन कंप्लीट हो रहा है तो कितना एंगल घूम रहा है, 360 डिग्री घूम रहा है ना बच्चों, 360 डिग्री घूम रहा है, मतलब कि 2 पाई रेडियन घूम रहा है। तो बेसिकली जो टाइम लगा है यही तो हो गया वन रिवॉल्यूशन का, तो यही तो टाइम पीरियड हो गया। तो टाइम पीरियड आप लोग बता सकते हैं 1/n, यही सेकंड हो गया, इन 1/n सेकंड, मतलब टाइम पीरियड होता है 1/n, मतलब क्या है, n क्या है यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है 1/फ्रीक्वेंसी, ये याद रखिएगा बच्चों, ये यूज होगा, है ना। टाइम पीरियड का क्या होता है फॉर्मूला, 1/फ्रीक्वेंसी, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ठीक है। ये तो बहुत आसान है, ऐसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। और आगे आगे हमने क्या पढ़ा था, और आगे पढ़ा था ना हमने, क्या बताया था आपको कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा, वो क्या होता है, डी थीटा, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम डी टी। वही उसी को नहीं पढ़े आप, डी थीटा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी लिखे थे पीछे, ठीक है। आई थिंक आपको क्लियर होगा, आपको याद होगा बच्चों, ठीक है। तो ओमेगा वैसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। अब क्या करना है यहाँ पे, अब हमें क्या करना है कि हमें एक रिवॉल्यूशन के लिए देखना है कि हमारा कितना ओमेगा आएगा। ओमेगा फॉर वन रिवॉल्यूशन, मतलब एंगुलर वेलोसिटी फॉर वन रिवॉल्यूशन। एंगुलर वेलोसिटी देखना है जब एक रिवॉल्यूशन हो जाए, एक रिवॉल्यूशन हो जाता है तो यहाँ पे डेल्टा थीटा मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता है, देखिए जब पार्टिकल एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेता है, यहाँ से चल के ऐसे ऐसे चलते रहता है और चल के फिर यहीं पे आ जाता है, फिर यहीं पे आ जाता है। तो जब पार्टिकल पूरा चल के यहीं पे आ जा रहा है तो ये कितना पूरा थीटा घूम रहा है, पूरा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, 360 डिग्री का, मतलब कि 2 पाई रेडियन का, है ना। रेडियन में तो 2 पाई ही लिखेंगे। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है बच्चों, हो रहा है 2 पाई रेडियन का, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा 2 पाई रेडियन लेंगे, है ना, पूरा एंगल स्क्वायर। और जब एक रिवॉल्यूशन की बात हो रहा है तो उसमें टाइम कितना लगा होगा, जो टाइम पीरियड होगा, एक रिवॉल्यूशन को क्या बोलते हैं, एक जो टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है। तो ऐसे आप लोग पूरा रिवॉल्यूशन के लिए देख सकते हैं 2 पाई बाई टाइम पीरियड, है ना। अभी आपको बताया मैंने, जो फ्रीक्वेंसी हुआ था 1/टाइम पीरियड ही तो हुआ था, अभी तो बताया आपको बच्चों ये चीज़। तो 1/टाइम पीरियड को हम लोग फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं, मतलब कि 1/टाइम पीरियड ही तो है, 1/टाइम पीरियड, तो इसको क्या लिख सकते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ओमेगा क्या हो जाएगा आपका, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। अरे समझ में बच्चों, ओमेगा को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। देख रहे हैं, ये सब अच्छा फॉर्मूला है, इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि आगे यूज होगा। ऐसे भी कर सकते हैं, अगर समझ में आ गया हो तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हम लोग ला दिए, आसानी से ला दिए, है ना, कहाँ से आगे आपको पता चल गया होगा। तो इसी का यूज आगे होगा बच्चों, बहुत जगह पे इसका यूज होता है, आप लोग कर सकते हैं, फॉर्मूला लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन बस एक छोटा सा टॉपिक है उसी के आगे का, जिसको हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अल्फा से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये कुछ नहीं है, बस वही है रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर। यहाँ सब एंगुलर में खेल रहे हैं, एंगुलर वेलोसिटी। जैसे पीछे एक्सेलरेशन नहीं पड़ता था, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वहाँ पे एंगुलर नहीं होता था, बस वेलोसिटी होता था अपॉन टाइम। तो वैसे यहाँ पे भी है, तो अल्फा बिल्कुल वही है, डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी कर सकते हैं। वही स्मॉल चेंजेस के लिए फिर डी ओमेगा अपॉन डी टी कर सकते हैं। तो ओमेगा क्या होता है हमारे पास, ओमेगा क्या होता है बच्चों, आपको पीछे ही तो बताया था, ओमेगा क्या होता है, डी थीटा अपॉन डी टी होता है। तो डी थीटा अपॉन डी टी लिख दो, अपॉन डी टी तो पहले से था, तो यहाँ पे डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, है ना, ऐसे करके लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आपने पीछे पढ़ा कि जो यहाँ पे जो एस आ रहा था, जो वहाँ पे एस आ रहा था, जो है ना, वो जो आर्क आ रहा था, आर्क आपने देखा होगा, वो हमारे पास आ रहा था आर इंटू थीटा, ठीक है। अब हमारे पास ओमेगा जो आ रहा है वो कितना आ रहा है बच्चों, एक सेकेंड, मैं ये कहाँ से लिखा आपको समझ में आ रहा है बच्चों, जो पीछे हम लोग आपको बता रहे थे, ये जो ऐसे करके चल रहा था, ऐसे था, ऐसे था, तो यहाँ से जो नहीं चल रहा था, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जा रहा था ऑब्जेक्ट ऐसे करके, तो ये कितना ऐसे करके दूरी तय कर रहा था, ए बी डिस्टेंस, इसी को तो हम लोग एस बोल दे रहे थे, इसी को तो हम लोग एस बोल दे रहे थे, और ये एंगल थीटा था और ये आर था। तो वही चीज़ बता रहे हैं, एस इक्वल टू आर थीटा नहीं था, आर थीटा नहीं था बच्चों, उसी चीज़ को लिख दिया आर थीटा,
ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। तो डी एस अपॉन डी टी इक्वल टू, आर तो कांस्टेंट है, रेडियस डी थीटा अपॉन डी टी कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं, है ना, इसमें कोई भारी चीज़ है नहीं। ठीक है। तो डी एस बाई डी टी क्या होता है, यही तो हमारा वेलोसिटी होता है, पीछे ही तो पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट जो कि होता है ना, उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वेलोसिटी मिलता है। और अगर ये डिस्टेंस हो, मतलब यहाँ पे तो ये डिस्टेंस ही है, तो ये स्पीड हो जाता है। तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। डी थीटा अपॉन डी टी क्या है, ओमेगा, तो ओमेगा यहाँ पे लिख देंगे। तो v इक्वल टू आर ओमेगा, एक और रिलेशन आ जाता है आपके पास, है ना, ऐसे करके। और फिर से इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू, आर कॉन्स्टेंट है तो डी ओमेगा अपॉन डी टी कर देते हैं। तो डी वी बाई डी टी क्या होता था बच्चों, एक्सेलरेशन, यही तो होता था एक्सेलरेशन, इक्वल टू आर इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। कितना है, डी ओमेगा बाई डी टी कितना है, अल्फा है, अल्फा आ गया। देखिए कितना आसानी से आ गया, है ना बच्चों, कितना आसानी से आ गया बच्चों। आई थिंक आपको क्लियर होगा। और अगर आपको क्रॉस प्रोडक्ट में लिखना है तो एक्सेलरेशन को आप ऐसे लिख सकते हैं, अल्फा क्रॉस आर वेक्टर, ऐसे करके। अगर आपको वेलोसिटी को लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ऐसे करके लिखा जाता है ना। आई थिंक आपको क्लियर होगा बच्चों, ऐसे करके। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट समझना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये चीज़ आगे यूज होगा बच्चों। ये जो चीज़ है ये हमने यहाँ से लाया था और इसके आगे डिफ्रेंशिएट करते गए तो एक ये रिलेशन मिला, एक ये रिलेशन मिला। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर होगा। और ये रिलेशन मिलने के बाद आप लोग समझ सकते हैं कि हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन ये है और ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ये सब पता होगा ना आपको। देखिए एक्सेलरेशन ये लिखे हैं जो है लीनियर एक्सेलरेशन, जो हम लोग पहले पढ़ते थे। और ये जो अल्फा आया है ये है एंगुलर एक्सेलरेशन है। और ये जो ओमेगा आया है ये है एंगुलर वेलोसिटी। और ये जो वेलोसिटी भी है वो है लीनियर वेलोसिटी। ये सब टर्म्स आपको आना चाहिए बच्चों, है ना, ये सब टर्म्स आपको आना चाहिए। लीनियर वेलोसिटी मतलब जो हम लोग वेलोसिटी पहले पढ़ रहे थे, है ना, वही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपन टाइम करके। बस यहाँ पे एंगुलर लगा देते हैं तो ओमेगा आ जाता है, एंगुलर एक्सेलरेशन लगा देते हैं तो अल्फा आ जाता है। और रिलेशन आपको ये चीज़ बता ही दिया, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ऐसे आपको समझना पड़ेगा। और उसी जगह से अल्फा का आप लोग देख सकते हैं कि यूनिट क्या होगा अल्फा का, ऊपर तो डी ओमेगा है अपॉन डी टी है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं, जैसे वहाँ पे मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता था ना, यहीं पे क्या हो जाएगा, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। इसी को आप लोग बता सकते हैं कि m0 l0 और t-2 हो जाएगा, सिंपल। ऐसे करके आप लोग लिख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। चलिए आगे चलते हैं, और चीज़ें आपको मैं बताता हूँ। हो गया तो कुछ सवाल कर लेना होगा बच्चों, सवाल करना तो जरूरी है, जल्दी से सवाल कर लेते हैं। करिए बच्चों जल्दी से। 2 पार्टिकल से, एक का मास m है, एक का मास स्मॉल m है, दोनों मूविंग इन द सर्कुलर रेडियस। ये r रेडियस पे घूम रहा है और ये स्मॉल r रेडियस पे घूम रहा है। द टाइम पीरियड आर सेम, टाइम पीरियड सेम है, ठीक है। व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ लीनियर वेलोसिटीज, इसका लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, पीछे ही बताया ना, लीनियर वेलोसिटी v इक्वल टू आर ओमेगा। और टाइम पीरियड सेम है बच्चों। इसको मान लेते हैं v1 और इसको मान लेते हैं v2, लीनियर वेलोसिटीज। और ये क्या होता है, आर ओमेगा, यहाँ पे कैपिटल आर है। और ओमेगा कितना होगा बच्चों, ओमेगा अपने पढ़ा ना पीछे, ओमेगा क्या होता है, अपने पीछे ही तो देखा है, एंगुलर वेलोसिटी होता है, एंगुलर वेलोसिटी होता है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, एंगुलर वेलोसिटी होता है। और अगर आपने पीछे देखा हो तो ओमेगा कितना आ रहा था, 2 पाई बाई टाइम पीरियड, यही तो आ रहा था, याद नहीं आ रहा है, पीछे ही तो बताया बच्चों। ये क्या बताया यहाँ पे, यही तो बताया, ओमेगा क्या होता है, 2 पाई बाई टाइम पीरियड। तो उसी का यूज करना है आगे, है ना, उसी का यूज करना है बच्चों, पीछे ही बताया ना। तो यहाँ पे ओमेगा क्या आ रहा है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। तो दोनों में टाइम पीरियड सेम है तो ओमेगा भी सेम ही रहेगा। तो आर ओमेगा और यहाँ पे v2 कितना हो जाएगा, स्मॉल आर ओमेगा, ओमेगा सेम है तो रेशियो कितना हो जाएगा, v1 बाई v2 का r अपॉन r, मतलब कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर, कैपिटल आर रेशियो स्मॉल आर। सी ऑप्शन आसान है यार, ऐसे करते हैं बच्चों। तो नेक्स्ट सवाल और आसान है, चलिए आपको जल्दी से बताता हूँ। क्या है इसमें, एंगुलर स्पीड दिया हुआ है ऑफ मोटर इंक्रीजेज। एंगुलर स्पीड बच्चों इंक्रीज हो रहा है 600 आरपीएम से 1200 आरपीएम। पहले तो एंगुलर स्पीड देखना होगा, एंगुलर स्पीड क्या होता है। हमने एंगुलर वेलोसिटी तो पढ़ा था, हम लोग एंगुलर वेलोसिटी पढ़े थे जो ओमेगा था, है ना, ओमेगा हमने पढ़ा था, एंगुलर वेलोसिटी होता है। ये एंगुलर स्पीड क्या है,
उसका मैग्नीट्यूड की ही बात हो रही है, क्योंकि एंगुलर स्पीड बोल रहा है ना बच्चों, तो एंगुलर स्पीड इतना से बढ़ के इतना जा रहा है, बस मैग्नीट्यूड लेना है, इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। तो ओमेगा जो है वो चेंज हो रहा है 600 आरपीएम से, 600 आरपीएम से कितना, 1200 आरपीएम। देख रहे हैं इतना बदल रहा है। आरपीएम क्या होता है, रेट पर मिनट होता है ना, तो इसको हम लोग रेट पर सेकंड में बदलेंगे। रेट पर सेकंड में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, मिनट है तो 60 से डिवाइड देंगे, सेकंड में आ जाएगा। पर मिनट है ना, तो सेकंड में लाना है ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 20, और ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 आरपीएस आ रहा है, और ये हमारे को 20 आरपीएस आ रहा है ना। तो ठीक है, ओमेगा तो बच्चों ऐसे करके लिख दिया आरपीएस में, लेकिन ओमेगा हमें पता था ना, ओमेगा कैसे आता था, ओमेगा कैसे आता था बच्चों, हम लोग रेडियन में लिखते थे, है ना, रेडियन पर सेकंड में लिखते थे। तो ये तो आरपीएस में है, तो आरपीएस को रेडियन पर सेकंड में कैसे बदलेंगे, तो कुछ नहीं करना होता है। ओमेगा को जो आरपीएस से रेडियन पर सेकंड में लाना है, तो आप लोग ऐसे बुला सकते हैं, 10 इंटू 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना, 20 इंटू 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा, ये रेडियन पर सेकंड में आ जाएगा। सिंपली ला दिए, ये कितना हो जाएगा, 20 पाई, और ये हो जाएगा 40 पाई। कितना टाइम लगा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, वो लगा है आपका 10 सेकंड। सेकंड में तो ठीक है ये। अब क्या करना है, हमको अल्फा निकालना है, एंगुलर, देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन निकालना है। तो कितना कर देंगे, जो ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन डेल्टा टी, टाइम लगा होगा, यही तो पढ़े थे पीछे। तो ओमेगा 2 कितना आया था, 40 पाई माइनस 20 पाई अपॉन टाइम कितना लगा, 10 सेकेंड। तो 20 पाई अपॉन 10, 2 पाई आ जाएगा आंसर, 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, है ना बच्चों। तो बच्चों डायरेक्टली आप अगर करेंगे ना, डायरेक्टली करेंगे आरपीएस से घटाएंगे तो वो हमारा आंसर अलग आ जाएगा, है ना, फिर वो रेट पर सेकंड स्क्वायर में आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर रेट पर सेकंड स्क्वायर में नहीं दिया है, रेडियन में दिया है। तो रेडियन के लिए क्या करना होगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देना होगा, 2 पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ऑटोमेटिकली रेडियन में आ जाएगा बच्चों। ये यूनिट का कन्वर्जन है, वो आप समझ सकते हैं। कहीं कहीं पे ऐसा भी यूज होता है, समझ में आना चाहिए। ठीक है, फिर से देख लेते हैं, पार्टिकल मूविंग अलोंग अ सर्कल विथ यूनिफॉर्म स्पीड। सर्कल में मूव कर रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, जो कि भी है, ठीक है। इट हैज़ मेड एन एंगल 60 डिग्री, इट्स स्पीड विल बी, अच्छा 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 बच्चों, आसान है, समझिए जल्दी से। जब यहाँ पे था तो भी था, मतलब यहाँ भी से घूम रहा है, यहाँ भी से घूम रहा है। जब ये एंगल 60 डिग्री पहुँच जाता है, मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट 60 डिग्री का हो जाता है, 60 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं, पाई/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, सिंपल है यार। 180 डिग्री को पाई बोलते हैं ना, पाई में 180 होता है, तो 60 से गुना कर देंगे तो कितना, पाई/3 ही तो आएगा, पाई/3 ही तो आएगा। याद कीजिए मैंने क्या बताया था, मैंने क्या बताया था, इट्स स्पीड, जब आफ्टर इट मेड द एंगल 60 डिग्री इट्स स्पीड विल बी, इसका स्पीड कितना हो जाएगा। तो पहले बात तो ये स्पीड ऐसे होता है, फिर ये स्पीड ऐसे होता है, तो इन दोनों के बीच का एंगल भी थीटा मतलब 60 डिग्री हो जाता है। ये भी था, ये भी फाइनल मान लेते हैं, भी फाइनल ये हो जाएगा, और ये डेल्टा भी तो आपको पता ही होगा। और बेसिकली हम लोग इतना करने की ज़रूरत नहीं है, भी ही रहेगा, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। स्पीड बच्चों चेंज नहीं होता, क्योंकि यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म मोशन में घूम कर रहा है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो भी ही रहेगा। तभी तो हम लोग इसका बता पाए थे, ये वाली, ये वी डैश, तभी तो बता पाए थे 2 भी sin θ/2, है ना, तभी तो बता पाए थे जब ये दोनों सेम हो गया था, भी फाइनल और भी सेम हो गया था। बता सकते हैं, सिंपल सा ट्रिक वाला सवाल था, आप लोग कर सकते हैं। ठीक, पार्टिकल पी इज मूविंग द सर्कल ऑफ रेडियस ए, ठीक है, एक पार्टिकल है वो मूव कर रहा है इन द सर्कल ऑफ रेडियस ए, यूनिफॉर्म स्पीड, रेडियस ए है तो उसका यूनिफॉर्म स्पीड भी है। सी इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सी सेंटर है सर्कल का, एंड ए बी इज द डायमीटर, ए बी इसका डायमीटर है बच्चों, ए भी बहुत बड़ा होगा, ठीक है। पासिंग थ्रू बी पॉइंट, कैसे माने बच्चों, कैसे माने, कैसे माने, कोई पार्टिकल P है जो मूव कर रहा है, ठीक है, सर्कल में, ये भी उसका डायमीटर है, पासिंग थ्रू B पॉइंट, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P, अच्छा अच्छा, मान लेते ये A और ये B है, ऐसे करके मूव कर रहा होगा, ये ऐसे करके मूव कर रहा है, ऐसा कुछ होगा। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ P अबाउट A एंड C, A एंड C, अच्छा अच्छा अच्छा, A और C के रिस्पेक्ट में बताना है, कितना होगा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल P,
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बता सकते हैं बच्चों। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा एट ए अपॉन ओमेगा और सी बताना है कितना होगा, बता सकते हैं यार, आसान है। जब रेडियस ए था तो उसका वेलोसिटी भी था। सिंपली भी इक्वल टू आर ओमेगा का यूज कर देना है ना बच्चों। देखिए कर सकते हैं। तो यहाँ पे सी सेंटर है और ए भी डायमीटर है। ए भी डायमीटर है। हम्म ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गया बच्चों, समझ गया। देखिए ये ऐसे कुछ बोल रहा है, ऐसे कुछ बोल रहा है बच्चों। ये जो है ना, ये जो ये से जब ऐसे ये करके घूम रहा है ना, तो ये इसका डिस्टेंस कितना है, स्मॉल ए है, ये रेडियस का वैल्यू स्मॉल ए है, ठीक है। तो इसके बाद घूम रहा है तो भी जो होगा आर ओमेगा होगा, आर कितना है, ए है, और ओमेगा से घूम रहा होगा, ठीक है। और जब ये बी पॉइंट पे आया, जब बी पॉइंट पे ये नीचे की तरफ ऐसे घूमने लगा, तो इसके सी पॉइंट के बाद कितना, ये ए है और ये भी ए है, ठीक है। तो समझ सकते हैं आप लोग, समझ सकते हैं ओमेगा कितना हो जाएगा, भी अपॉन आर हो जाएगा, ठीक है। भी तो उतना ही है, तो ओमेगा कितना हो जाएगा, भी अपॉन आर, भी कांस्टेंट है जो कि, और आर कितना हो जाएगा, ए पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 2a हो जाएगा, 2a अपॉन सी पॉइंट के अबाउट कितना हो जाएगा, ये ए है ना। तो भी अपॉन ए हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ए ऊपर चला जाएगा, नीचे 2a आ जाएगा, भी तो कट ही जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा आंसर। 1/2 किधर है, यह बिल्कुल आसान था बच्चों, किया जा सकता है आसानी से, उतना कुछ इसमें देखना नहीं है। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, काफ़ी ईजी है। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए ओके।